नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम कौन सा टॉपिक इस क्लास में पढ़ेंगे? इसमें है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की का निर्माण होते समय कौन कौन सी जो क्रियाएं और प्रक्रियाएं हुई, और जो अभी निरंतर में चलती आ रही है, और उन प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो हम ये सब क्या है कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आएगा ज्वालामुखी भी आएगी, अ, अपक्ष आएगा, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर किस तरीके से उच्चावच हुआ है, किस तरीके से नदियों का निर्माण हुआ है, किस तरीके से मृदा बनती है, ठीक है। तो हम ये सब क्या है कि इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रपट्टी व अन्य आंतरिक संस्थरों का निर्माण कैसे हुआ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भूप्रपट्टी होती है और उसकी जो अंतर, जो उसके अंदर जो स्तर होते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। और भूप्रपट्टी प्लेटों का संचरण कैसे हुआ, ये हमने क्या किया है, एक अलग से वीडियो बनाया, उसमें हमने इन चीज़ों को इलेबोरेट कर दिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि उसके बाद की जो क्रियाएं हुई, जैसे हमने उसमें क्या पढ़ा है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन कारणों से, प्लेट विवर्तनी की क्या है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। इसके अलावा जितने भी जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, वो हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो आप उसका लिंक या फिर उसका जो प्लेलिस्ट में क्या है कि उसमें वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो उसको आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या आता है कि पृथ्वी के ऊपर जो हमें दिखते हैं, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, पठार, ठीक है, उच्चावच, इन आकृतियों के पीछे क्या क्या कारण होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अ, वीडियो को एंड तक देखने के बाद में वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। धरातल असमतल क्यों होते हैं, मतलब उच्चावच, ऊंचे और नीचे, ये क्यों होते हैं। पृथ्वी के भीतर संक्रिय आंतरिक बलों के बल, धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक तो क्या है कि ये जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल होते हैं, है ना, उनके कारण, और धरातल सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, उससे प्रेरित होने वाले बाह्य बल होते हैं, से ये निरंतर क्या होता है, प्रभावित होता रहता है, ठीक है। धरातल अनवरत प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये निरंतर होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि बाहर क्या होता है कि बाहर के बल कौन कौन से हैं, जैसे कि वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा के पीछे क्या क्या होता है, तापमान होता है, ठीक है। प्रेशर बेल्स होती है, उनसे क्या होता है कि नदियां बहती है, नदियों से क्या होता है, बड़े बड़े नालों का निर्माण होता है। तो ये क्या है कि ये बाह्य बल होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के बलों का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। पहला होता है बाह्य बल, और दूसरा आंतरिक बल। बाह्य बल को हम बहिर्जनिक भी बोलते हैं, और इसको एक्सो एक्सोजेनिक भी बोलते हैं, और इसको आंतरिक बल को एंडोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है, अंतर्जनित बल। बाह्य बल में क्या होता है, उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण होता है, ठीक है। बाह्य बल से क्या होता है, जो उभरी हुई आकृतियों, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गए, उसका क्या होता है, घर्षण, ठीक है। अब जैसे उसका घर्षण विघर्षण किससे होता है, हवा से अपर्दन हो गया उसका, ठीक है, और पानी से उसका क्या होगा, विघर्षण हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, बाह्य बल। बेसिक्स बेसिन निम्न क्षेत्रों, गर्तों का भरा हो जाता है, ठीक है। बाह्य बलों के प्रभाव से क्या होता है कि अगर अपर्दन हुआ तो मिट्टी कट के आई, मिट्टी कटने और मिट्टी के कटाव के कारण ही क्या होता है,
मृदा का निर्माण होता है। और मृदा कहाँ कहाँ फैल जाती है, जहाँ पे नीचा स्थान होता है वहाँ पे भर जाती है। तो बेसिनों और निम्न गर्तों का इनमें भराव हो जाता है। ग्रेडेशन क्या होता है, तल संतुलन। इससे क्या होता है, भराव को क्या कहते हैं, ये जो बाह्य बल की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पृथ्वी पर स्थित जो उच्चावच है उनको कम करने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है, तल संतुलन। ठीक है। और ये पढ़ा हमने बाह्य बल के बारे में। आंतरिक बल क्या होता है, इन निरंतर धरातल को ऊपर उठाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ऐसे कौन कौन से बल है वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फोलो जीमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जीमॉर्फिक प्रोसेस होती है कि पृथ्वी पर मृदा से निर्माण, पृथ्वी पर मृदा के निर्माण से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी कारक होते हैं, वो सब किस में पढ़ते हैं हम, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि धरातल के पदार्थों पर धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाहर जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होता है। ठीक है। ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, धरातल के पदार्थ पर, ठीक है, आंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक, दो तरह के इन्होंने क्या कारक बताए हैं, कि भौतिक और रासायनिक कारक क्या है, भूतल का जो विन्यास है, जो भूतल की जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। भूजनित आकृतियां कौन कौन सी होती है, पटल अंतर्जनित जो भू आकृति होती है वो कौन कौन सी होती है, पटल विरूपण, ज्वालामुखी, ठीक है, ये क्या होती है, अंतर्जनित भू आकृतियां। ठीक है। इसको पटल विरूपण और ज्वालामुखी को कौन कौन से कारक प्रेरित करते हैं, भूतापीय प्रवणता और अंदर से निकले उष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा, ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। प्रेरित मतलब इनके होने के लिए इनके होने के पीछे कौन कौन से कारक है। ठीक है। इनको कौन कौन सी चीजें प्रेरित करती है, होने के लिए कौन कौन सी चीजें प्रेरित करती है। ठीक है। तो एक तो होता है तापमान, जो अंदर का जो तापमान होता है वो, और उससे अंदर से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इन दोनों आकृतियों के पीछे कारक होती है। ठीक है। बहिर्जनित जो भू आकृतियां है उसमें वृहत्सरण, मास वेस्टिंग, अपरदन होता है, और निक्षेपण के कारण बहिर्जनित भू आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। वृहत्सरण का मतलब होता है कोई भी चीज क्या होता है कि मास वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उससे क्या होता है कि एक अलग ही भू प्रॉपर्टी या फिर अलग ही भू आकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बृहत क्षरण। दूसरा आता है अपरदन। अपरदन में क्या होता है कि एक कटाव होता है मृदा का। मृदा के कटाव से क्या होता है कि जैसे कि पहाड़ का अगर कटा हुआ तो वहाँ पे समतल या फिर वहाँ पे एक रिक्त स्थान हो जाता है और उस मिट्टी का कहीं और जाके जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम निक्षेपण बोलेंगे। नेक्स्ट आता है भू आकृतिक कारक। ठीक है। भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं, धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम होते हैं। तो धरातल के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करना, डिपोजिशन करना, अधिग्रहण करना, एक्विजिशन करना। ठीक है। मतलब एक जगह रख देना, अपने पास ले लेना, पृथ्वी परिवहन करने में सक्षम। ठीक है। भू आकृतिक कारक क्या है, एक तो जो धरातल के पदार्थ होते हैं उनका अधिग्रहण करते हैं और परिवहन करते हैं। ठीक है। प्रकृति के जो बहिर्जनिक तत्व होते हैं, जो कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल, जल, बर्फ और वायु। जल, हिम और वायु क्या होते हैं, बहिर्जनिक तत्व होते हैं, जो क्या करते हैं, पृथ्वी को ऊपर से क्या करते हैं, उसको निर्माण या फिर आकृति प्रदान करते हैं। जल कटाव से हो जाता है और नदी के माध्यम से, झरनों के माध्यम से, ठीक है, और झीलों के माध्यम से क्या होता है, एक अलग ही तरह के
आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, बर्फ से क्या होता है, हिमस्खलन हो गया। ठीक है, और कंदराओं का निर्माण हो गया। और वायु से क्या हुआ, वायु से अपरदन के माध्यम से अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। गतिशीलता के कारण, मतलब जो धरातल पे जो पदार्थ होते हैं उनकी गतिशीलता के कारण क्या क्या होते हैं। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता किसे बोलते हैं, ये होता है कि प्रवाह होता है। ठीक है, ये लो से हाई की तरफ। ठीक है, और हाई से, सॉरी, लो से हाई की तरफ जाता है, और ये अपर से लोअर की तरफ। ठीक है, अपर टू लोअर की तरफ इसका क्या होता है, संचरण होता है। गतिशीलता के ये कारण होता है। कोई भी चीज का गतिशील, जैसे पानी क्यों गति करेगा। ठीक है, हाँ, बर्फ क्यों गति करेगी, वायु क्यों गति करेगी, ये तब होता है जब सांद्रता में क्या होता है, कंसंट्रेशन में क्या होता है, जब डिफरेंसेस होता है। ठीक है, हवा अगर जहाँ पे लो प्रेशर होगा, और दो कंडीशन है जैसे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो हवा ये कब होता है, जब टेम्परेचर में डिफरेंसेस होता है। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर होने के कारण वहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ प्रभावित होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रवणता। अब प्रवणता किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे वायु की प्रवणता हो गई। ठीक है, जल की प्रवणता हो गई, ढाल की प्रवणता हो गई। नेक्स्ट आते हैं अंतर्जनित प्रक्रियाएं। अंतर्जनित प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, इंडोजेनिक प्रोसेस, ये किसके कारण होती है, भू ऊर्जा के कारण। मतलब जो अंदर की जो एनर्जी होती है उसके कारण ये क्रियाएं घटित होती है। भू ऊर्जा, भू ऊर्जा का जो कारण है, अंदर जो भू ऊर्जा होती है वो क्यों होती है। ठीक है, किन कारकों के कारण होती है। पहला आता है रेडियोधर्मी क्रियाएं। ठीक है, रेडियोधर्मी क्रियाएं होती है। दूसरा आता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। थर्ड आता है ज्वारीय घर्षण। और फोर्थ आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा। ठीक है, तो ये कारण क्या होते हैं, ये भू ऊर्जा को उत्पन्न करने के कारक होते हैं। और भू ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, अंतर्जनित प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं घटित होती है। अंतर्जनित बलों के कार्य क्या होते हैं, अंतर्जनित जो बल होते हैं उनके कार्य समान नहीं होते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनके कार्य होते हैं। भूतापीय प्रवणता, अंदर के ऊष्मा प्रवाह और भू प्रपट्टी की मोटाई व दृढ़ता में अंतर होता है। ठीक है, भूतापीय प्रवणता के कारण क्या होता है, समान नहीं होने के कारण क्या क्या है, अंतर्जनित जो बल होते हैं उसके कार्य समान नहीं होने के कारण निम्नलिखित ये कारण है। भूतापीय प्रवणता कहीं पे ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। अंदर की ऊष्मा का प्रवाह कहीं पे ज़्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। भूपर्पट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर है। इसी के कारण क्या होता है, प्रपट्टी, भूपर्पट्टी या फिर अंतर्जनित बलों का कार्य समान नहीं होता। इसलिए विवर्तनी के द्वारा नियंत्रण भू नियंत्रित भूतल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। ठीक है, इसलिए विवर्तनी के द्वारा जो निरंतर नियंत्रित जो भू होते हैं, जो प्रपट्टी होती है वो क्या होती है, भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पटल विरूपण क्या होता है। पटल विरूपण एक ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो क्या करती है, भूप्रपट्टी को संचालित करती है, भूप्रपट्टी को संचालित करती है, उत्थापित करती है और भूप्रपट्टी का निर्माण करती है। अब ऐसी भूपटल में जब कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी का या भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, उत्थापित होता है और संचालन होता है। पहला जो प्रक्रिया होती है तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को
प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय क्रियाएं। ठीक है, ये क्या करती है, जो तीक्ष्ण तीव्र जो वलयन होता है के माध्यम से, वलयन कैसे होता है, इस तरीके से वलयन होता है। ठीक है, पर्वत का निर्माण होता है और भूप्रपट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न रचना संबंधी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। ठीक है, इसी से भी क्या होता है, से पटल विरूपण होता है। प्रपटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पटल विरूपण की प्रक्रिया है कि पटल विरूपण किन किन प्रोसेस के माध्यम से होता है। ठीक है, धरा ये समझ में आपको, धरातल के बड़े भाग के उत्थान, जो कोई भी धरातल का बड़ा भाग होता है उसका उत्थापन या विकृति में संलग्न रचनाएं संबंधी जो प्रक्रिया होती है वो पटल विरूपण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनिक की प्रक्रिया में भूप्रपट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। ठीक है, भूपट्टी है वो क्यों विकृत होती है, जैसे भूपट्टी का विकृत होने का जो संरचना वो किस तरीके से मान सकते हैं, हाँ इस तरीके की संरचना हो सकती है, खाई ज़्यादा कहीं पे खाई हो सकती है तो कहीं पे ऊंचा स्थान हो सकता है। ठीक है, तो ये कब होती है कि प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक का हमने पढ़ा है कि प्लेटों का विस्तार के पीछे कौन कौन से कारण है, क्यों गठित होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये सब हमने प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ा है। ठीक है, तो परिवर्तनिकी प्रक्रिया में भूप्रपट्टी वलन के रूप में तीक्ष्णता से, मतलब जो तीव्र होती है, जैसे ये वलन हुआ उससे विकृत जो प्रपट्टी होती है वो क्या कहलाती है, पटल विरूपण। वो भी एक पटल विरूपण का कारक होना है। सेलों का कायांतरण। ठीक है, सेलों का कायांतरण क्या होता है, कब होता है, सेल जब दबाव होता है ज़्यादा, क्या होता है, प्रेशर होता है, आयतन के कारण होता है, और तापक्रम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, सेलों का कायांतरण। मतलब सेलों की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, इनके पीछे कारक क्या क्या है, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े, लेकिन हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नीचे जो मैग्मा होता है, ठीक है, जो नीचे जो तरल पदार्थ होता है जिसमें अनेक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तत्वों का मिश्रण होता है, ये मिश्रण होता है, ये लिथोस्फीयर में होता है, मतलब दुर्बलता मंडल में होता है। ये जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कई सारी जो आकृतियां होती है जो अंदर बनती है उनको हम अंतर्जनित आकृतियां बोलते हैं। और जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही इस मैग्मा को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, और लावा द्वारा बनाई गई आकृतियां अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बहिर्जनित जो प्रक्रिया होते हैं वो किससे होती है, सूर्य से, ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा। ठीक है, सूर्य, ऐसा तो नहीं कि सूर्य की जो किरणें होती है क्या होती है, वो एनर्जी होती है। ठीक है, नहीं, सूर्य की किरणों से क्या होता है, कई सारी जो ऊर्जा होती है उनका निर्माण होता है। जैसे क्या हुआ, सूर्य की किरणें समुद्र पे या फिर कहीं पानी के स्थल पे पड़ी तो उससे क्या होता है कि वाष्प का निर्माण होता है। तो वाष्प क्या हुआ, वाष्प एक एनर्जी हुई। ठीक है, इससे इसके अलावा फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, ये क्या होता है, वायुमंडलीय ऊर्जा का निर्माण होता है। अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित परिवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता। ठीक है, प्रवणता हमने पढ़ी ली, प्रवणता क्या होती है, ग्रेडेशन क्या होता है,
जो विवर्तनिक टेक्टोनिक कारकों से अंतर्जित जनित जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल हम देखते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ये ठोस पदार्थों में घटित होता है। धक्का या खिंचाव से क्या होता है, विकृति, भूआकृतियों में क्या होती है, विकृति आ जाती है। ठीक है, ये क्या है कि एक समतल, ये पहाड़ है, पहाड़ से नीचे की तरफ कोई भी पदार्थ आता है तो किस कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर प्रवणता के कारण। ऊपर से नीचे की ओर क्या है, ऊपर से लोअर साइड की तरफ क्या हो रहा है, पदार्थों की गति हो रही है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल और प्रवणता। नेक्स्ट आता अनाच्छादित प्रक्रियाएं। ठीक है, अनाच्छादित प्रक्रिया का मतलब होता है जो जिस पे आवरण नहीं होता। ठीक है, जो ढकी हुई नहीं होती है। इनमें निम्नलिखित में से कितनी प्रक्रियाएं होती है, तीन प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें बताए गए हैं। पहला होता है अपक्षय, दूसरा वृहत संचलन, थर्ड होता है अपर्दन या परिवहन। इनके पीछे जो प्रेरक जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इनको घटित होने के जो बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अपक्षय के लिए तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक दबाव, न्यूक्लियर प्रेशर और केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, सेकंड होता है मास वेदरिंग, मास मूवमेंट, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अपर्दन होता है वो गतिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के कारण ही नहीं होता, ये किससे प्रभावित होता है, इसके अलावा न्यूक्लियर जो प्रतिबल होते हैं उनसे भी क्या होता है, धरातल के पदार्थ प्रभावित होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, आणविक तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल और पिघलन द्वारा ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त जो बल होते हैं वो क्या किससे बनते हैं, तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। जो रासायनिक जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जो कण होते हैं उसको ढीला करती है, तो इससे क्या होता है कि तथा विलेय पदार्थ को घुला देते हैं। अगर रासायनिक चेंजेस होगा तो क्या होगा, थोड़ा उसमें ढीलापन आएगा तो जो कण होते हैं दूर दूर होने की कोशिश करेंगे। दूर होता है तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होती है, जो पृथ्वी होती है उसके पदार्थों में हलचल होगी। हलचल होने से क्या होता है कि अलग तरीके की चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी घटित हो सकती है, भूकंप आ सकता है, क्या हो सकता है, नीचे कई सारी आकृतियों का निर्माण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके पीछे जिम्मेदार होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास होता है, जो क्या घटित करता है, अपक्षय घटित करता है, वृहत क्षरण घटित करता है और अपर्दन या निक्षेपण इसके माध्यम से होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम। डिनडेशन क्या होता है, डिनडेशन का मतलब होता है आवरण हटाना। अब ये आवरण किस तरह से हटते हैं, अपक्षय, व्रत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि। डिनडेशन किससे होता है, अपक्षय से, वृहत क्षरण से और संचलन, अपर्दन या परिवहन से होता है। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा जिम्मेदार होती है। ठीक है, कोई भी जो कारण होता है उसके पीछे कोई एक कारण या फिर एक से अधिक कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, डिनडेशन हमने देखा कि डिनडेशन क्या होता है, आवरण को हटाना। तो ये आवरण को हटाने के जो कारक कौन कौन से होते हैं, वो विशिष्ट प्रेरक बल होते हैं। और जो अपक्षय के माध्यम से, वृहत क्षरण मास मूवमेंट के माध्यम से, संचलन के माध्यम से,
अपर्दन इरोजन के माध्यम से और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आवरण को हटाया जाता है। नेक्स्ट आता है तापीय प्रवणता। तापीय प्रवणता क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवणता क्या होती है। प्रवणता होती है कि दो कोई पदार्थ होते हैं, दो तत्व होते हैं, उनके बीच के में सांद्रता या फिर मात्रा का डिफरेंसेस होना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? प्रवणता। अब प्रवणता किसी भी तरह की हो सकती है। ताप की प्रवणता हो सकती है, दाब की प्रवणता हो सकती है, ठीक है, ऊष्मा की प्रवणता हो सकती है। तो तापीय प्रवणता में क्या होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस होना, हाई या लो, ये क्या होगा। अब क्या होता है तापीय प्रवणता क्या होता है कि हाई से क्या होता है कि लो की तरफ ये गतिमान होता है। तो हाई प्रेशर जहाँ होगा, हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने के कारण वहाँ पे जो वायु होता है, वायु होती है वो क्या होती है? भारी होती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इस जगह पे क्या है, इस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है। तो जो एयर होगी वो क्या होती है? हवा भारी होती है, ठीक है। और मान लो इसी जगह, इस जगह पे क्या होता है? टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, ये इस जगह पे हवा भारी नहीं होती, भारी हवा कहाँ पे होती है? यहाँ पे हवा भारी होती है, ठीक है। तो जो वायु का जो की गति होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो ये वायु की प्रवणता हुई, और वैसे ही क्या होता है टेम्परेचर का भी प्रवणता होती है। इसके कारण क्या क्या होते हैं तापीय प्रवणता के? भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश के कारण तापीय प्रवणता भी डिफरेंसेस होती है। इसके क्या कारण होते हैं? अक्षांशीय कारण होते हैं। अक्षांश पे क्या होता है कि ताप में अंतर ज्यादा कहाँ पे होता है? ज्यादा ताप में अंतर ध्रुवों पे होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि कम तापीय प्रवणता पाई जाती है। मौसमी गतिविधियों के कारण और जल थल विस्तार के कारण भी क्या होता है? टेम्परेचर में डिफरेंसेस पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे दिन के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई लेवल पे जाता है और रात के समय लो लेवल पे चला जाता है, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं को नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तापमान और वर्षा, ठीक है, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण निर्भर करता है किस पे? वर्षा। वनस्पति का घनत्व, प्रकार और वितरण किस पे निर्भर करता है? वर्षा और तापक्रम पे, ठीक है। वर्ष वर्षा और तापक्रम के कारण भू आकृति, बहिर्जनिक भू आकृतिक आकृति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऊंचाई में अंतर, ऊंचाई में अंतर दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्वी और पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा ज्यादा सूर्य था। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से क्या है, कुछ इस तरीके से एक पर्वतमाला है, ठीक है। ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट, ठीक है। तो इस साइड क्या है? ज्यादा सूर्य ताप पड़ता है इस साइड की अपेक्षा, ठीक है। और ऊंचाई में अंतर, ठीक है, जैसे जैसे ज्यादा ऊंचा होगा वैसे वैसे इस साइड ज्यादा सूर्यताप पड़ेगा और इस साइड कम सूर्यताप, ठीक है। स्थानीय भिन्नता, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व, स्थानीय भिन्नता के कारण क्या होता है? ऊंचाई में अंतर और दक्षिणी ढालों पर पूर्व और पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा ज्यादा सूर्यताप होता है। इसी के कारण क्या होता है? स्थानीय भिन्नता में मिलती है, ठीक है। तो इसी से
इससे क्या होता है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के जलवायु तत्व हमें मिलते हैं। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न क्यों होती है भू आकृतिक प्रक्रियाएं? इसके निम्नलिखित कारक है। कौन कौन से? वायु का वेग, जो वायु की जो गति होती है वो भी इसका, वायु की गति और दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार एवं गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापकरण की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई। ये जो कारक है ये क्या, किस चीज के कारक है? ये भू आकृतिक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उनके पीछे के कारक है। ठीक है, वायु का वेग और दिशाएं, अगर वायु की दिशा किस साइड है, पहाड़ के किस साइड है, या फिर वायु का वेग कितना है, अगर ज्यादा है तो अपर्दन ज्यादा करेगा, अगर कम है तो अपर्दन कम करेगा। ठीक है, वर्षण की मात्रा व प्रकार और गहनता, वर्षण की मात्रा कितनी है, किस प्रकार के क्या ये वर्षा है, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है। ज़्यादा अगर मात्रा में होगी तो ज़्यादा पानी वहाँ पे बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो प्रेशर है, जो गति जो है पानी की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे क्या होता है कि कटाव ज़्यादा होगा, कटाव ज़्यादा होगा तो स्थलाकृति का निर्माण वैसे ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्षण और वाष्पीकरण के बीच में संबंध कितना होता है? ठीक है, संबंध भी क्या होता है, इसके पीछे कारक होता है। तापकरण की दैनिक श्रेणी, ठीक है, अगर टेम्परेचर तापांतर ज़्यादा है, टेम्परेचर में डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो हवा में भी डिफरेंसेस ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण का भी डिफरेंसेस ज़्यादा होगा। इसी से ही क्या होता है, वर्षण की मात्रा भी डिसाइड होती है और वर्षण की दिशा भी डिसाइड होती है। हिमकरण और पिघलन की आवृत्ति, कितना बर्फ जम रहा है, कितनी पिघल रही है, वो भी क्या होती है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं की पीछे के कारक होते हैं। तुषार व्यापन की गहराई, तो कोहरा होता है, तुषार होता है, वो कितना गहरा डेंस है, वो भी भू आकृतिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। अगर जलवायु में समानता होती है, अगर हम मानते हैं कि अगर ऐसा हम पाते हैं कि जलवायु में क्या है, समानता है, तो ये किस कारण होता है? ये होता है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, प्रक्रियाओं की गहनता, सेलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, जो समानता होती है जलवायु में, वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता, सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भरता के पीछे के क्या क्या कारण है? संरचना के वलन, इससे क्या होता है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता वह सेलों के प्रकारों संरचना पर निर्भर होता है। क्या क्या चीज होती है, जलवायु में समानता है या नहीं है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर में पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तर का संस्तर तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता के कारण क्या होता है, जलवायु में भिन्नता पाई जाती है या फिर समानता पाई जाती है। ठीक है, इन सब चीजों के पीछे ये जो कारक है वो जिम्मेदार। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपक्षय। क्या होता है अपक्षय? वेदरिंग, पहाड़ों का अपने स्थान पर ही टूट जाना, ये क्या कहलाता है, अपक्षय। वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया। ठीक है, वायुमंडल के तत्व होते हैं, उनकी धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया। ठीक है,
क्या होता है ये अपक्षय? मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विघटन, रासायनिक वियोजन, अपघटन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है कि मैंने जो पहले जो परिभाषा बताई वो क्या है कि एक जनरल परिभाषा, लेकिन इसकी जो टेक्निकल जो परिभाषा वो क्या होती है कि मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों में क्या होता है कि टेक्निकल विखंडन होता है, टेक्निकल अलगाव होता है, उनके बीच में जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, तथा और रासायनिक कारण क्या होता है, रासायनिक जो वियोजन होता है उस वो क्या कहलाता है, उसी के कारण अपघटन होता है, और अपघटन से ही अपक्षय का निर्माण होता है। ठीक है, अपक्षय के कारण, ठीक है, अपक्षय के कारण। ठीक है, उस चित्र को हम बाद में समझेंगे। अपक्षय के कारक कौन कौन से होते हैं? भौतिक हो गए, जलवायु हो गए, स्थलाकृतिक कारक है, और वनस्पतिक कारक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो कौन सा है? जलवायु कारक। ठीक है, अपक्षय प्रक्रिया के प्रकार। अपक्षय जो प्रक्रिया होती है उनके प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से हैं, वो हम विस्तृत से पढ़ते हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं के प्रकार। पहला है रासायनिक। रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? विलयन होता है, कार्बोनी कार्बोनीकरण होता है, जल का योजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तथा न्यूनीकरण न्यूनीकरण का अपघटन, न्यूनीकरण सेलों का अपघटन होता है, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य होता है। ठीक है, ये सब चीजें किसमें होती है? चट्टानों के अंदर ये सब चीजें होती है। चट्टानों में ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल व अन्य अम्लों की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उष्मा के साथ 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 जल एवं वायु क्या करते हैं? रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं जो प्रक्रिया होती है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और भूमि में जो होती है भूमिगत, वो CO2 क्या करती है? उत्प्रेरक का कार्य करती है अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यांत्रिक यांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे पानी से हमें क्या मिल रहा है? वर्षा से जल और CO2। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? CO2 तो मिल रहे हैं जो स्थल मंडल है वहां से, और जो H2O, CO2, SO2, O2, N2, जो ये सब चीजें हैं वो कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां से क्या होता है? बादलों को ये सब चीजें मिलती है, और ये इनसे क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई किसकी? रासायनिक प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं की, जो किसके निर्माण के कारक होते हैं? अपक्षय या वृद्धि के कारक होते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया पढ़ते हैं भौतिक भौतिक प्रक्रिया। भौतिक या आंतरिक प्रक्रिया निर्भर करती है किस पर? अनुप्रयुक्त बल। कौन कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण, तापक्रम में भिन्नता, शुष्कन एवं आर्द्रन, चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फिजिकल या फिर भौतिक वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? जैविक कार्य।
जैविक कार्यों में क्या होता है कि इसमें जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। ठीक है, क्या जो जैविक जो अपक्षय होता है उसमें जीवों की क्या होती है वृद्धि और संचलन से जो उत्पन्न अपक्षय वातावरण होता है। जैसे कि जीवों की वृद्धि कैसे है, जैसे एंजाइम हो गए, ठीक है, या फिर पेड़ हो गए। पेड़ों से क्या होता है कि इनकी वृद्धि से या इनके संचलन से क्या होता है अपक्षय का वातावरण बनता है। ये क्या करते हैं कणों को विघटित करते हैं। ठीक है, विघटित करते हैं और इसी से क्या होता है विघटन कणों के विघटन से ही भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन से क्या होता है, जो भौतिक परिवर्तन से क्या होता है जो यहाँ पे स्थापित जो खनिज होते हैं जो खनिज होते हैं वो क्या करते हैं, खनिज और जो यहाँ पे आयन होते हैं स्थित, उनका क्या होता है स्थानांतरण होता है। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, केंचुए और दीमक, चूहे और जो काटने वाले जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं बिल खोदते हैं और वेजिंग के द्वारा नई ईश्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे होता है कि रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए जो एक्सपोज या फिर अनावृत सतह में नमी और हवा के वेदन में जो अगर कोई भी चूहा या फिर दीमक या फिर केंचुए क्या करते हैं अपनी गतिविधियां करते हैं, तो गतिविधियों से क्या होता है कि जैसे बिल बनाते हैं, बिलों का निर्माण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कणों में पृथ्वी के जो कण होते हैं उसमें क्या करते हैं विघटन करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हवा के लिए नमी के लिए क्या करते हैं वो रास्ता साफ कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है रासायनिक जो हमने पहले पढ़ाया था कि रासायनिक प्रक्रियाओं के पीछे पानी और वायु और सॉरी पानी, हमने क्या पढ़ा था रासायनिक प्रक्रियाओं के पीछे कौन कौन से कारक थे, उत्प्रेरक जल और वायु। ठीक है, उष्मा के साथ साथ जल और वायु भी क्या है रासायनिक प्रक्रियाओं का दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर व्यक्ति भी क्या करते हैं इसके अलावा खेत जोतते हैं और मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु जल और खनिजों के मिश्रण और उनमें क्या करते हैं नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा की गई जो गतिविधियां होती है उनके उसके माध्यम से भी क्या होता है कणों का विघटन होता है। ठीक है, सड़ने वाले जो पौधे होते हैं पशुओं के पदार्थ जैसे क्या होता है कि हुमिक, कार्बनिक, अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं। जिससे क्या होता है कि जिससे कुछ तत्वों का सड़ना क्षरण और घुलन बढ़ जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है पौधों की जड़ें धरातल के प्रभाव पर क्या होता है जबरदस्त दबाव डालता है। ठीक है, पौधों की जड़ें क्या करती है धरातल के प्रभाव पर ज्यादा दबाव डालती है। उससे क्या होता है एक मैकेनिकल प्रोसेस घटित होती है, वो क्या करती है कणों को तोड़कर अलग अलग कर देती है। तो जैविक कारक भी क्या होते हैं इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। अब आता है अपक्षय के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, स्पेशल जो प्रभाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, चेंज अर्थ सरफेस, ये क्या करते हैं अर्थ का जो सरफेस प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। ये क्या करता है ये तोड़ता है, पहनता है, छिलता है, केमिकली चेंजेस करता है चट्टानों को, चट्टानिक सरफेस को। ये केमिकल मेकअप करता है चट्टानों का, ऑफन मेकिंग इट इजी टू ब्रेक रॉक डाउन। और ये क्या करता है आसानी से ब्रेक डाउन कर देता है किसको माउंटेन को। ठीक है,
इसके जो प्रभाव होते हैं वो क्या होता है, अपसल जो अपक्ष का जो क्रिया होती है वो क्या होती है, परिणाम नहीं होता, वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अपक्ष से जो होता है वो क्या होता है, एक परिणाम नहीं होता, वो प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। ठीक है, अपसलकन, अभारितकरण, अनलोडिंग एवं तापकरण परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद या टार्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, इसके प्रभाव हुए। नेक्स्ट आता है कि अपक्षय के महत्व क्यों है, अपक्षय का महत्व क्यों। अपक्षय से क्या होता है, अपक्षय जो प्रक्रिया होती है वो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, और ये तोड़ने के अलावा एक आवरण, प्रशस्त्र और मृदा का निर्माण भी करता है। ठीक है, अपक्षय का मतलब क्या था, एक तो क्या, मृदा का निर्माण करते हैं, और आवरण के स्तर बनाते हैं। ठीक है, अपक्षय, और ये क्या करते हैं, अपर्दन व वृहद संचलन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जैव मात्रा व जैव विविधता प्रमुख वनों की देन होती है। ठीक है, और जो वन होते हैं ना, वन वन होते हैं जो वेदरिंग मेंटल की गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपक्षय का कोई महत्व नहीं होता। अगर अपक्षय अंदर हो रहा है, सेलों के ऊपर नहीं हो रहा, पर्वतों के ऊपर नहीं हो रहा, तो अपक्षय का कोई मतलब नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता है कि अपक्षय बृहत्सरण, अपर्दन, उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। अपक्षय क्या करता है कि मास मूवमेंट करता है, अपर्दन करता है, और उच्चावच को छोटा करता है। ठीक है, और क्या करता है, स्थलाकृतिक अपर्दन का परिणाम होती है। जो स्थल की आकृतियां होती है वो क्या होती है, अपर्दन का परिणाम होती है। सेलों का अपक्षय, एक मिनट में इसको क्या है कि आपको ये जो मेरे पास कटिंग पड़ी है उसको मैं इधर ले आता हूँ, क्योंकि आप भी तो सही से समझ सकोगे। ठीक है, हाँ, सेलों का जो अपक्षय है एवं निक्षेपण, सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसलिए क्यों जरूरी होता है अपक्षय, अपक्षय कई दृष्टियों में भी पॉजिटिव हो या सकारात्मक होता है। नेक्स्ट आता है वृहद संचलन। ठीक है, वृहद संचलन क्या है, वृहद संचलन के बारे में पढ़ते हैं अपन। वृहद संचलन के अंतर्गत वे संचलन आते हैं जिनमें सेलों का वृत्त मलबा या मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ठीक है,
वृत्त संचलन में क्या होता है, मलबा क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये इसका कारण क्या होता है, सीधा सीधा ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका तात्पर्य क्या होता है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक परस्पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे हम कहते हैं कि जो मलबे को जो मलबा होता है उसको नीचे लाने का काम कौन करता है, वायु, जल और बर्फ। जबकि इसका उल्टा भी काम होता है कि जो मलबा होता है वो क्या करता है, वायु भी लेके आता है, हिम भी लेके आता है, बर्फ भी लेके आता है, ठीक है। बृहत मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है। पहले क्या होता है, धीरे धीरे ये गिरता है, उसके बाद में तेज हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के चिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ऊपर से अगर नीचे अगर मलबा आ रहा है तो क्या होता है, पदार्थ के चिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। जो ऊपर से अगर ऊपर से जो पदार्थ नीचे आ रहे हैं तो बीच में जो पदार्थ आते हैं उनको क्या करते हैं, उनको वो प्रभावित करते हैं, उनके स्तंभों को वो प्रभावित करते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, विसर्पण होता है, बहाव होता है, स्खलन होता है और पतन सम्मिलित होता है, ठीक है। विसर्पण का मतलब होता है कि ये कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, इस तरह की आकृतियों का पहाड़ों पर निर्माण कर सकते हैं। बहाव सीधा हो सकता है, ठीक है। स्खलन हो सकता है, स्खलन का मतलब होता है कि ये अपने साथ मिट्टी नीचे ला सकते हैं और मिट्टी नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से ये नीचे आ सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के आधार से लो एवं अपक्षय से सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, आधार से लो अपक्षयों से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि मास मूवमेंट के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। अपक्षय क्या होता है कि मास मूवमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता, मास मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अपक्षय जो होता है वो तो क्या होता है कि इसके जो होने की जो गति है, इसके होने की जो दर है उसको बढ़ा देता है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अपक्षय होता है वो मास मूवमेंट के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। बृहत संचलन अपक्षयी ढालों पर अनअपक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। मतलब जो अपक्षित ढाल होती है उस पे क्या होता है, अपक्षित ढाल पर तो ये कम होता है, और जो जिस पर अपक्षित नहीं होता ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है वो सहायक होती है, तथा कोई भी भू आकृतिक कारक, तो कोई भी भू आकृतिक जो कारक होते हैं, जैसे कौन कौन से कारक है, प्रवाहित जल, हिमानी, बर्फ, वायु, लहरें, धाराएं वृत्त संचलन की क्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से मानते होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये गुरुत्वाकर्षण तो काम कर ही रहा है इस ढाल पे, इस ढाल पे क्या होता है, जैसे कि ये नीचे आता है, ठीक है, पदार्थ नीचे आते हैं, पत्थर नीचे आते हैं, अगर यहाँ पे कोई बड़ा पदार्थ या फिर कोई बड़ा अवरोध है तो क्या करता है, इस पदार्थों की गति को बाधित कर देता है, ठीक है। पदार्थों की गति को क्या कर देता है, बाधित कर, यही तो ये कह रहा है
कि जैसे क्या होता है कि पदार्थ को ऊपर से नीचे लाने में ये कह रहा है कि प्रवाहित जल, जरूरी नहीं है कि जो बहता हुआ पानी, बर्फ, हिमस्खलन, वायु और लहरें, धाराएं क्या होती है वृत्त संचलन की प्रक्रिया के में सीधे रूप से तो क्या होते हैं सम्मिलित नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो ये कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। अपर्दन में क्या, अपर्दन के पीछे के कारण कौन कौन से होते हैं, प्रभावित जल हो सकता है, हिमानी हो सकती है, वायु हो सकता है, लहरें हो सकती है और धाराएं प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें व धाराएं अपर्दन के लिए सीधे रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो ये सही होगा। अगर उसमें ये होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है। यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है, मान लो यहाँ से क्या होता है, यहाँ नीचे की तरफ पदार्थों का संचलन होता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति, जैसे ढाल पर मान लो कोई बाधक बल ज्यादा कोई भी हो गया, बड़ा या तो बड़ा पत्थर हो गया या फिर पेड़ हो गया या फिर इसके अलावा कोई कोई आकृति ऐसी जो अवरोध का काम कर रही है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस जो बाधक बल आ गया ये बड़ा पत्थर है इस पदार्थ के लिए, तो इससे क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ठीक है। और ये तब सफल होते हैं जब बल पदार्थ के अपरूपण प्रतिरोध से, इस जो ये जो पदार्थ है, ये जो अवरोध है, इसका अपरूपण क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी क्या होता है, इसकी गति प्रभावित होती है। असंबंध कमजोर पदार्थ, पिछले संस्तन वाली सेले, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए स्तर, खड़े भृगु, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव वृत्त संचलन में सहायक होते हैं। ठीक है। तो वृत्त संचलन में मास मूवमेंट में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, असंबंध कमजोर पदार्थ, जो कमजोर पदार्थ होते हैं वो ऊपर से नीचे जल्दी आते हैं, पिछले संस्करण वाली जो स्ट्रॉन्ग स्तर वाली जो सेलें नहीं होती, जिनके कणों के बीच में गैप होता है, जो जल्दी विखंडित होती है, वो भी क्या होती है, मास मूवमेंट को गठित करती है। ब्रंश हो गए। ठीक है। ब्रंश क्या, जो गैप, पर्वतों के बीच में गैप हो गए, उससे गैप होने से क्या होता है, जो पहाड़ जो पत्थर टूटते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते, तीव्रता से झुके हुए जो संस्तर जो जिसकी ढाल ज़्यादा स्लोप होती है, जो स्लोप क्या होती है ज़्यादा तीव्र होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, मास मूवमेंट वृत्त संचलन होता है। खड़े भ्रूगु, जो खड़े भ्रूगु होते हैं, तीव्र ढाल भी क्या होती है, मास मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। पर्याप्त वर्षा, मतलब मान लो कि वर्षा ज्यादा हो रही है तो क्या होता है, पहाड़ों पर या फिर पर्वतों पर क्या होता है, का कटाव होता है, कटाव के माध्यम से ही क्या होता है, वहां से ऊपर से पदार्थ का संचलन नीचे की तरफ होता है। ठीक है। मूसलाधार वर्षा होती है, वनस्पति का अभाव, सीधी बात है, अगर पहाड़ों के बीच में ऊपर से नीचे के जो स्थल होता है उसके बीच में अगर वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पति क्या काम करती है, वनस्पति अवरुद्ध का काम करती है, अवरुद्ध का काम करती है, तो उससे क्या नहीं होता, अगर इसलिए क्या कहते हैं, पहाड़ों पर क्या करना चाहिए, वनस्पति का निर्माण करना चाहिए, वृत्त ये मास मूवमेंट को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है वृत्त संचलन की प्रक्रिया संक्रिया के कई कारण होते हैं। वृत्त जो मास मूवमेंट होता है उसकी जो एक्टिवनेस है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार हटाना। ठीक है। जैसे मान लो ये क्या हुआ, एक पहाड़ हुआ, ठीक है, पहाड़ की एक ढाल हुई, हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई, जैसे मान लो ये
कोई पत्थर है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई पेड़ है या वनस्पति है, ठीक है, इस जगह पे क्या वनस्पति है, तो हम क्या करते हैं इनको इनको विस्फोट के माध्यम से यहाँ के पत्थर को हटाना, खुदाई कर देना, अवैध खनन करना, या फिर पहाड़ों के जो पेड़ होते हैं उनको काट ले जाना, ये भी क्या होता है भरत संचलन की सक्रियता के कारण। ढालों की प्रवणता व ऊंचाई में वृद्धि। अगर ढाल जैसे मान लो कोई कोई ढाल कुछ कुछ तरीके से इस तरीके की है, ठीक है, इस तरीके की ढाल है, ठीक है, और अगर हम यहाँ से अगर इसका कटाव कर देते हैं, ठीक है, तो ये ढाल किस तरीके से हो जाएगी, ये ढाल होगी वर्टिकल हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी पदार्थ होगा वो तीव्र गति से क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पदार्थों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, ठीक है। पदार्थों के प्राकृतिक और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न मतलब ओवरवेट क्या होता है भी कहीं ना कहीं व्रत संचलन के लिए जिम्मेदार होता है। अत्यधिक वर्षा हमने देखा है संतृप्तियम ढाल के पदार्थों के स्नेहल द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन होना, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव होना, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। पहला कौन सा है अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह विस्थापन और स्खलन, ठीक है। तो हमने संचलन के 3 रूप भी पढ़े हैं, उनका अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह विस्थापन और स्खलन विस्थापन। अब आते हैं नेक्स्ट लैंडस्लाइड क्या होती है, भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन तीव्र होते हैं, अवगम्य होते हैं, शुष्क पदार्थों में घटित होता है। भूस्खलन निर्भर किस पे करते हैं, असंलग्न बृहद का आकार, आकृति, सेलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश, ढाल की ज्यामिति, ये सब किस पे निर्भर करते हैं भूस्खलन पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवसर्पण क्या होता है। अवसर्पण होता है जिस पर संचलन होता है ढाल के संदर्भ में रोटेशन के साथ साथ जो सेल होता है, सेल या मलबे की एक या कई इकाइयों में फिसलन को क्या कहते हैं अवसर्पण कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो मलबा होता है वो कई इकाइयों में बढ़ जाना, ठीक है, ढाल के कारण, रोटेशन के कारण। जैसे जैसे क्या होता है वो घूमता घूमता नीचे आता है तो क्या होता है वो कहीं टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अवसर्पण। मलबा स्खलन किसी को कहते हैं पृथ्वी के पिंडों के पश्य आवर्ती के बिना मलबे की तीव्र लोटन या स्खलन को क्या कहते हैं मलबा स्खलन, ठीक है। सेल पतन क्या होता है, सेल पतन होता है तीव्र नती संस्तरण थल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है तीव्र नती, तीव्र जो ढाल होती है, तीव्र स्लोप होती है, तीव्र स्लोप होती है थल पर जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। ये मान ली क्या है ये समतलीय है, ठीक है। इसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना, जैसे वो ढाल के सहारे नहीं आ रहा वो क्या करते हैं कहीं और दिशा से क्या होता है उनका गिरना होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्वतंत्र सेल। नेक्स्ट आता है अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है। अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की
मलबे का क्या होता है, अवाप्ति होती है या फिर एक्विजिशन होता है, फिर ग्रहण करते हैं एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार से लें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। ठीक है, घर्षण होता है वो भी क्या होता है, पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है अर्थात भूदृश्य विकसित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्ष से अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्ष से अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकती है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। अपक्ष से बृहत संचरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहत संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। वृहत संचलन में सेल मलबा चाहे वह शुष्क हो या नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। ठीक है, वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गति ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ठीक है। अपर्दन के अपर्दन के दो अन्य कारकों, कौन कौन से कारक, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषता द्वारा निर्धारित होता है। यदि सेले पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। तो हम ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जो निक्षेप निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में ढाल में कमी के कारण
यार एक मिनट को। जब अपवर्तन के कारकों के वेग में कमी आती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि निक्षेपण जो जमाव जो डिपोजिशन होता है वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वही अपरदन के कारक है, जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन या निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है, निक्षेपण, अपरदन या निक्षेपण, कटाव या जमाव। मृदा निर्माण कैसे होता है? आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा बनती रहती है, मृदा का क्षय होता है, मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम है, यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती है या घास से सूख जाती है तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कैसे मृदा उपजाऊ होती है, कैसे बंजर होती है, क्या कारण होता है। अगर मृदा, अगर मिट्टी बहुत ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा सूखी होती है, वो मृदा क्या होती है, अनुपजाऊ होती है। ठीक है, तो उसमें जैविक क्रियाएं मंद या धीमे होती है, इसी के कारण क्या होता है, उसमें बंजरपन आने शुरू हो जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण या मृदा जनन, पेडोजेनेसिस, सर्वप्रथम अपक्षय पर, अपक्षय से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ा पहले। यह अपक्षय प्रवाह, अपक्षय मेंटली मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। क्वेश्चन हो अगर ऐसा कि मृदा निर्माण के लिए जो मूल निवेश होता है वो क्या होता है, अपक्षय। ठीक है, सर्वप्रथम अपक्षित प्रवाह या लाए गए पदार्थ के निक्षेप बैक्टीरिया, अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह व निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव व पौधों के मृत अवशेष हुमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। शुरू में क्या होता है कि गौण घास, छोटी घास, वंश की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों तथा वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष झाड़ी में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का क्या होता है, पुंज छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज व जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के बनने, मृदा के निर्माण में सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो कौन सा, अपक्षय। ठीक है, बैक्टीरिया इसके कारण होते हैं, लाइकेंस होते हैं, काई इसके कारण होते हैं, गौण जो जीव जंतु होते हैं उसके इसके कारण होते हैं। ठीक है, झाड़ियाँ होती है, वृक्ष होते हैं, बिल बनाने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, मूल पदार्थ शैल्य क्या होते हैं, मृदा के निर्माण का कारक होते हैं। स्थलाकृति होती है, स्थल की आकृति होती है, ऊंचा नीचा होगा तभी क्या होगा, अपरदन होगा, अपक्षय होगा।
जलवायु होती है, जैविक क्रिया होती है और समय होता है। ठीक है, वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत है एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे है। ठीक है, कि जलवायु कैसे जिम्मेदार है, मूल पदार्थ कैसे जिम्मेदार है, स्थल आकृतियाँ कैसे जिम्मेदार होती है, समय कैसे जिम्मेदार होती है, ये अपन इसको विस्तार में पढ़ते हैं। जलवायु किस तरीके से जिम्मेदार होती है। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण एक्टिव फैक्टर है, सक्रिय कारण होती है। ठीक है, मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख, ठीक है, कौन कौन सी है जलवायु तत्व, कौन कौन से। प्रवणता, प्रवणता हमने पढ़ाई है कि लो कंसंट्रेशन से, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थ का प्रभाव होना। वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, ह्यूमिडिटी मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तापक्रम में मौसमी व दैनिक भिन्नता भी क्या होता है, मृदा में के निर्माण में सहयोग और सक्रिय फैक्टर है। ठीक है, मूल निर्माण या मूल पदार्थ, ठीक है, किस तरीके से सहयोग। मूल निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी इंसिटू या उसी स्थान पर अपक्षयी सेल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, संरचना तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है, निष्क्रिय नियंत्रण कारक। मूल सेल कोई भी इंसिटू या उसी स्थान पर अपक्षय सेल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। ठीक है, इंसिटू का, इंसिटू और एक्सिटू का मतलब होता है इंसिटू और एक्सिटू। ठीक है, इंसिटू का मतलब होता है कि ये एक परिधि होती है और इसके अंदर ही क्या होता है, पदार्थ, जीव, पेड़ पौधे होते हैं। तो क्या होता है, उनका कार्य यहीं पे होना। ठीक है, ये क्या होता है, इंसिटू होता है। एक्सिटू होता है कि जैसे मान लो ये टेरिटरी है और यहाँ पे क्या करना, किसी भी पदार्थ का बाहर से लेके आना और उसका प्रयोग करना, या फिर उसकी क्रिया 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 विधि या फिर उसकी गत्यात्मकता यहाँ पे होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्सिटू। तो इंसिटू क्या होता है, अपने ही स्थान पर, स्व स्थान पर या उसी स्थान पर अपक्षय होना या लाए गए निक्षेप या बाहर से लाए गए निक्षेप हो सकते हैं। मृदा निर्माण गठन, संरचना तथा सेल निक्षेप के खनिज रासायनिक संयोजन पर निर्भर करते हैं। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है। असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत न्यून मतलब यंग होती है, नहीं होती है तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो स्पष्ट संबंध दर्शाने के क्या क्या कारण होते हैं कि एक, वहां से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए अपक्षय की प्रकृति, उसकी दर, आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व है। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है, जैसे कि एक जगह ही क्या हो सकती है, अलग अलग प्रकार की मृदा मिल सकती है और अलग अलग जगहों पे भी हमें क्या हो सकता है, एक समान मृदा मिल सकती है। ठीक है,
एक जगह पे भी, एक जगह हमें अलग अलग मिल सकती है और अलग अलग जगह पे भी हमें एक समान मृदाएं मिल सकती है। परंतु जब मृदाएं, एक कंडीशन होती है, जब मिट्टी नहीं होती है या परिपक्व नहीं होती है तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टी मूल सेल से स्पष्ट। चूना क्षेत्रों में क्या होता है, पता चल जाता है कि मिट्टी कहाँ से है और इसका उत्पादन या फिर इसका परिवहन कहाँ से हुआ। स्थल आकृतियां किस तरीके से मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, टोपोग्राफी। मूल सेल की बाती स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन एवं अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा चिचली, सपाट उस क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहां अपर्दन धीरे होता है, जल का जो परकोलेशन होता है वो अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। ठीक है। तो स्थलाकृति और उच्चावच भी मिट्टी के निर्माण के लिए इस तरीके से सहायक है। जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके से मृदा के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। वनस्पतिक आवरण, जीव और जीव जो मूल पदार्थ पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे, मरे हुए पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ हुमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस क्या करते हैं, जो डेड वेजिटेशन होती है वो क्या करती है, उनको हुमस प्रदान करती है पौधों को। कुछ जैविक अम्ल जो हुमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिज के विनियोजन में सहायक होते हैं। ठीक है। मृदा के पदार्थों के खनिजों में विनियोजन में सहायक होते हैं। मतलब जो अम्ल होते हैं, जो जैविक अम्ल होते हैं वो भी क्या करते हैं, मृदा में जो खनिज है उनके निर्माण में सहायक होते हैं। बैक्टीरिया कार्य की गहनता ठंडी, बैक्टीरियल कार्य की गहनता क्या होती है, ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर दर्शाती है। ठीक है। किस मिट्टी में कितना बैक्टीरिया है और उसकी गहनता कितनी है, उसका जो निर्धारण कौन करता है, ठंडा या गर्म जलवायु। ठंडी जलवायु में हुमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट के जो स्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में हुमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा में जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम इस प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ ग्रंथिका में रहता है। मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक कृंतक इत्यादि कीटों का वध अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं।
केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन रसायन परिवर्तन हो जाता है। टाइम किस तरीके से जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है मिट्टी के निर्माण के लिए। मृदा निर्माण में काल अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसके प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। सही बात है कि जो मिट्टी जितनी पुरानी होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और नई जो होती है उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, ठीक है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक का विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तिल से विकसित मृदाएं युवा मानी जाती है, ठीक है। जो जलोढ़ नदी वाला क्षेत्र होता है या फिर बर्फ बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो मिट्टियाँ का निर्माण होता है वो क्या होता है, वो नया माना जाता है। उनमें स्तर का अभाव होता है, मतलब उनमें क्या होता है, स्तर नहीं होते हैं, ठीक है। वो स्तर का उनमें अभाव होता है, इसलिए वो क्या होती है, वो नहीं होती है। कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए विशिष्ट कालावधि नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका बात करें लास्ट लाइन का, इसका मतलब है कि मिट्टी के विकास का उसकी परिपक्वता के लिए हम एक निश्चित अवधि डिसाइड नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि कितने समय में मिट्टी क्या है कि परिपक्व हो सकती है। तो ये क्या हुआ, हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। कुछ ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं जिससे हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि आप शब्दावली में एनसीईआरटी की शब्दावली से लेकर क्या हो, परेशान ना हो, और आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील महसूस करें और शब्दों को समझें। तो हम इसको क्या किया है, शब्दों को अच्छे से समझा है और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ी है और कुछ कंसेप्ट को चित्रों के माध्यम से समझा है। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड के साथ साथ ही आप फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।